नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे आपदा पर आर पार, जहां उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले आपदा प्रबंधन की अपनी तैयारियों को लेकर हर साल की तरह इस साल भी तैयारियां तो हुई, लेकिन इसमें घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि हर साल सरकार मानसून से पहले तमाम तरह के दावे करती तो है, लेकिन पहली बारिश में सब कुछ धुल जाता है। कांग्रेस ने चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन, सड़क बंद होने की घटनाएं और दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी खत्म होने, स्वास्थ्य सेवाओं के ठप हो जाने से लेकर तमाम तरह के सवालों को लेकर सरकार को घेरा। अब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार का यह दावा है कि इस बार सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी तैनाती है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, हेली एम्बुलेंस सुविधा और जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई से लेकर तमाम कदम उठाए गए। फिर भी बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तराखंड मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, या फिर हर बार की तरह तैयारियां कमजोर पड़ती दिखाई देंगी जब हालात बिगड़ते दिखेंगे? इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। उत्तराखंड में मॉनसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारियां राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर साल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बारिश शुरू होते ही व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। विपक्ष का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन और सड़क अवरोध की समस्या लगातार सामने आ रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त मशीनरी की कमी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि नदी नालों की सफाई, सीवेज व्यवस्था और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले दावे केवल कागजों तक सीमित रहते हैं। साथ ही दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर साल तैयारियों के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग होती है। चारधाम मार्गों की स्थिति और दूरस्थ क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। देखिए, सीएम धामी का चुनावी जुमला है। अगर गड्ढा मुक्त करनी है तो समय ये था जनवरी फरवरी मार्च का, पर बरसात शुरू हो जाएगी उसका तब तक गड्ढा मुक्त करेंगे। तो कुल मिला के ये जो यूपी में योगी जी बोलते हैं, पीछे पीछे ये भी बोल देते हैं, समझते ये है नहीं। और चुनावी साल है तो इस साल तो इन्होंने जो 4.5 साल काम नहीं किया, तो दिखाने के लिए दीपापोती करने का काम निश्चित होगा। लेकिन ये है कि धामी जी हर बार गड्ढे की बात करते हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो दिखती नहीं। आप मेन रोडों को अगर चमका के थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपने राजपुर रोड या इधर उधर आसपास का एरिया थोड़ा सा डेवलप कर दिया, लेकिन आसपास के और क्षेत्र तो है तो बहुत बुरा हाल है। लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी सड़कें नहीं बन रही। वहीं राज्य सरकार इन दावों को खारिज कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी पहले से तैनात की जा रही है। दुर्गम क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पतालों के निकट विशेष आवास व्यवस्था और हेली एम्बुलेंस सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई और नदियों के चैनलाइजेशन का काम तेजी से जारी है। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है, इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहां पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, SDRF, NDRF, BRO, सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। और आगे चूँकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ धामी सरकार दावा कर रही है कि इस बार पिछले वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर व्यापक और मजबूत कार्य योजना बनाई गई है। सवाल यह है कि क्या सरकार के दावे धरातल पर उतरेंगे या फिर पहली बारिश के साथ व्यवस्थाओं की पोल खुल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है। अगर वहां पे थोड़ी सी भी अत्यधिक बारिश होती है तो वहां पे हालात बिगड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर आप कह सकते हैं कि जंगल के क्षेत्र। और ऐसे में वहां पर अगर जरा सी भी अत्यधिक बारिश होती तो वहां पर ढलान पे बहता हुआ पानी मुसीबत बन जाता है। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जब पुल पुलिया बहते हुए नजर आए, चलते हुए ब्रिज जो निर्माण में है वो भी टूटते हुए नजर आए, सड़क मार्ग टूटते हुए नजर आए, लैंडस्लाइडिंग वहां पर होती ही है। हर साल हम इस तरह की स्थिति देखते हैं, लेकिन हर साल ये दावे भी किए जाते हैं, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो या फिर मौजूदा सरकार, जो कहते हैं कि हम व्यापक स्तर पर इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि देखिए, हम 100% तो समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं प्रकृति की जिनसे हम अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन हम किस हद तक बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ भाजपा से, शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ कांग्रेस के साथ, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो शांति माफ कीजिएगा, मथुरा दत्त जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है। देखिए, आपकी सरकार है, लंबे समय से आपकी सरकार रही है, और ये भी नहीं है कि कहा जा रहा है कि तत्कालिक समाधान की बात हो रही है, लेकिन लगातार ये बात की गई है कि हम एक स्थायी समाधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जिस शब्दावली का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केंद्र राज्य के समन्वय से ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि आपात की जो स्थिति बनती है वहां पर भी जो आम लोग हैं उससे वो बुरी तरह से प्रभावित ना हो, चाहे लैंडस्लाइडिंग की स्थिति हो, चाहे रोड डैमेज हो जाती है उसकी स्थिति हो, अत्यधिक बारिश के कारण डिस्कनेक्शन जो हो जाता है उसकी स्थिति, और इन सब के चक्कर में जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं उसके लेकर स्थिति हो। क्या तैयारी है आपकी? निश्चित रूप से देखिए अभिषेक जी, सरकार की तरफ से किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से, अधिकारियों के विभागों के समन्वय से सरकार किसी भी आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहीं पर भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर बरसात से पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि आपसी सामंजस्य बनाकर हर चीज की व्यवस्था की जाए, चाहे राशन की व्यवस्था करनी हो, चाहे विभिन्न सड़क मार्गों पर जेसीबी की मशीन तैनात करने की बात हो, चाहे खाद्य सामग्री पूरी करने की बात हो, चाहे आप कहीं पर पुलिसिंग व्यवस्था करनी हो, चाहे कहीं पर रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था करनी हो, तो हर चीज की व्यवस्था करने का सरकार ने निर्देश दिया है। और एक आपदा एक ऐसी हमारे सामने समस्या है आपदा की, ये किसी की भी सरकार हो, हर सरकार में आता है। और कांग्रेस के मेरे मन रहा था, देखिए, खाली आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगने चाहिए। अब हर व्यक्ति को राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। आपदा में अवसर नहीं तलाशना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर इनकी सरकार होती तो ये क्या करते, क्या आपदा को हाथ से लगाकर आपदा रोक देते क्या? कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है। विगत वर्षों में आपने देखा होगा आपदा की घटनाओं में बहुत कमी भी आई है। बहुत से लोगों को अगर पुनर्वास करने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार ने उनको तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित करने का भी काम किया, उनको मकान देने का भी काम किया, उनके लिए जितनी भी आर्थिक सहायता हो सकती थी उतनी सहायता देने का काम किया। और एक बड़ी दिक्कत पर्वतीय क्षेत्र में है, चाहे जितने हमारे हिमालयी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक के, इन सब राज्यों में निश्चित रूप से आपदा की मार पड़ती रहती है और भयानक मार पड़ती है, और सरकार की तरफ से उसके प्रयास भी होते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं कि बहुत से मामलों में उत्तराखंड के साथ तो अन्याय भी हो रहा है। लोग पर्यावरण के नाम पर कोई छेड़छाड़ करने देना नहीं चाहते हैं। कुछ चीजों को जल भराव या जल का जो कटाव की स्थिति है उनमें भी कई बार अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं, नदियों की गाद भी अगर आप हटाना चाहते हैं, तो बहुत से लोग माननीय न्यायालयों के दरवाजे खटखटाकर वहां पर सरकार के सामने नई दिक्कत पैदा होती है। मथुरा दत्त जी, एक बड़ा सवाल यह है कि ये आपने जो बातें कही ये तो हर साल होता ही है। सवाल यह है कि अगर आप कर रहे हैं कि साइंटिफिक पद्धति के तहत आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एलोकेट करना हो कि कौन से सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं
और वहां पर कितनी आबादी को रहना चाहिए और किस समय में वहां पर किस तरह से एक्शन लेना है, मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसे कितनी तेजी से प्रशासन जो है अपनाता है, वहां किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करता है। मैं आपको एक बुनियादी उदाहरण देता हूं। मसलन छत्तीसगढ़ में क्योंकि आप जानते हैं नक्सली क्षेत्र रहा है और वहां पे सघन वन्य आबादी है और बरसात के समय में वहां से ज्यादातर जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनका पूरा संपर्क जो है टूट जाता है। तो वहां पर वहां की राज्य सरकार ही, इस वक्त आपकी ही सरकार वहां पे है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि 3 महीने का अनाज वहां पे पहुंचा दिया जाता है। वहां के जो लोकल जो सरकारी डिस्पेंसरीज है, जो दवाइयां पहुंचाना होता है, वो पहले से ही वहां पहुंचा दी जाती है ताकि अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो मलेरिया या जो बरसात से होने वाली बीमारियां हैं, तमाम तरह की बीमारियां हैं, उसके लिए वहां पे पहले से ही एक स्टॉक उपलब्ध हो। इस तरह के जो आपके हाथ में है, जो प्रकृति आपके हाथ में नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि बादल फटने की घटना हो जाए या भूकंप की भयानक घटना हो जाए, वो आपके हाथ में नहीं है। इन तमाम चीजों के लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। पहले केदारनाथ की यात्रा के समय दिक्कत आई, ऐसे ही मौसम विभाग ने कहा तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से तीर्थ यात्रियों को, जितने भी तीर्थ यात्री थे, बहुत कुछ लोगों को हमने श्रीनगर में रोकने का काम किया, कुछ को रुद्रप्रयाग में रोकने का काम किया, कुछ को अगस्त्यमुनि में रोकने का काम किया। इस तरीके से हमने स्पॉट जो है वो चिन्हित किए हैं कि हम कहाँ कहाँ यात्रियों को रोकेंगे, हम जोशीमठ से आगे जाने देना है कि नहीं जाने देना, उसकी व्यवस्था भी सरकार ने कर रखी है। कहाँ पर क्या काम किसके लिए करना, जैसे उत्तरकाशी का मसला है, गंगोत्री वाले रूट का मसला है, तो उत्तरकाशी में हम कितने लोगों को रोकेंगे, ऐसे ही यमुनोत्री वाले में हम बड़कोट में कितने को रोकेंगे, ये सरकार ने अपना रोड मैप पूरा तैयार कर रखा है। सरकार हर चीज के लिए चलिए, लगता है शायद मथुरा जी से जी मथुरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा मथुरा दत्त जी, लेकिन एक बात मैं रखना चाहूंगा। काफी सारे रिसर्च भी हुए उत्तराखंड के जो संवेदनशील क्षेत्र है, एक जो हिमालयन जियोलॉजी रिसर्च हुआ था वाडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा, और एक जो रुड़की IIT रुड़की के द्वारा एक रिसर्च किया गया था भूकंप प्रोनित जो भूस्खलन वाले क्षेत्र उनको लेकर, और उन्होंने एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट छापी थी कि किस तरह से आप इन साइंटिफिक पद्धतियों का पालन करके वहां से कह सकते हैं कि कम से कम खतरे की स्थिति बने उसको लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या खड़ी होगी कि वहां पे ये ऐसे क्षेत्र है जो 40 से 60 डिग्री के ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं और वहां पर बड़ी संख्या में व्यापारी ने होटल खोल लिए हैं। नियम तो आपने तय किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या नगर निगम उनका पालन करवा पा रहा है। जहां पे कहा गया है कि आप 2 मंजिला से ऊपर की इमारत नहीं बना सकते, वह 4 मंजिला से 6 मंजिला की इमारतें बन रही हैं, और वो क्यों बन रही है, ये एक बड़ा सवाल है। पर खैर, इसमें वापस लौटूंगा मथुरा जी आपके पास, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी शांति प्रसाद जी, किस तरह से देखे इसे? देखिए, कह देना बहुत आसान है कि सरकार कह रही है कि दावे कर रही है, तैयारियां करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर आप भी ये मानते हो कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो कह सकते हैं कि अभी भी इस पर काम करना अभी बाकी है। मैं जाहिर तौर पर चाहूंगा कि उन मुद्दों पर बात हो जहां हमें लगता है कि काम करेंगे तो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जी, जैसा हम सबको पता है, उत्तराखंड एक संवेदनशील हिमालयी राज्य है। हर वर्ष मानसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटना, सड़क अवरोध, नदी कटान और इन सब में जान माल की भारी क्षति होती है। मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूं इस मानसून सत्र में ऐसा कुछ ना हो, मेरा ऐसा प्रार्थना है अपने इष्ट देव से। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार ने पिछले वर्षों से के जो अनुभव हैं, ये क्या सीखा है और इस वर्ष के लिए क्या ठोस तैयारियां हैं, इस पर हम आ जाते हैं। आपदा प्रबंधन के कुछ सवाल हैं, क्योंकि देश में आपदा प्रबंधन विभाग है और उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन है, जिसके अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री जी हैं, जो कांग्रेस के में हमने गठित किया था, और उसमें लंबी चौड़ी फौज है, मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब लोग हैं, जिनमें भारी समन्वय का मुझे अंतर नजर आता है। फिर मानसून शुरू होने से पहले संवेदन जो क्षेत्र हैं उनकी पहचान और उपचार कितना हुआ है, ये हमको समझना है। आपदा जिला स्तर पर आपदा राहत और बचाव उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं है। आपदा प्रतिक्रिया बल की तैनाती वास्तविक रूप में खाका ये सार्वजनिक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सड़क और विशेषकर 4 धाम मार्ग की स्थिति मानसून में सबसे बड़ी समस्या यही अवरोध पैदा करती है। और मैं अभी पिछले दिनों अभिषेक जी हर्षिल से आगे थराली गया था, और मैंने ये लगा लो आप धरासू से लेकर और थराली तक का मार्ग दिखा है, जो इस मानसून में बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा।
और इतनी बुरी स्थिति उस सड़क की है कि बिल्कुल यात्रा चरमरा जाएगी, यात्रा संभव नहीं हो पाएगी। कई ग्रामीण सड़कें आज भी जोखिमपूर्ण स्थिति में है। चार धाम यात्रा मार्ग जो हमेशा भूस्खलन संभावित रहता है, उसके हमने जोन चिन्हित नहीं किए हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में अनेक गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के अभाव में है। आपदा के समय सबसे अधिक संकट दूरस्थ क्षेत्रों को झेलना पड़ता है, हम सबको पता है। सरकार को ग्राम स्तर तक आपदा तैयारी योजना लागू करनी चाहिए, जिस पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। नदियों और बरसाले नालों का प्रबंधन, नदी तटों पर कटाव रोकने के कार्य समय से पूरे नहीं हुए। मैं देख रहा हूं अभी नगर निगम, ग्राम पंचायतें इस ओर किसी का ध्यान नहीं। पर शांति प्रसाद जी, बजट तो आवंटित किया जाता है केंद्र सरकार से। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, पुष्कर सिंह धामी जी वहां पे, और खास स्पेशल बजट भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी होता है आपदा प्रबंधन को लेकर। क्या उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, समुचित इस्तेमाल नहीं हो रहा, या जहां पे इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे नहीं हो रहा? दरअसल अभिषेक जी, ये सरकार जो है ना उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे देश में ही ये विज्ञापन वाली सरकार है। विज्ञापन से काम नहीं चलेगा, वैज्ञानिक तरीके से काम चलेगा। सरकार हर 15 दिन में अपना विज्ञापन, पूरी चार धाम मार्ग तक विज्ञापन लगा दिए जगह जगह। उतना काम अगर आपने मलबा हटाने में लगाया होता, ऋषिकेश से आप चंबा तक ही आ जाइए, इतने डेंजर जोन बनने में मलबा अभी तक नहीं हटा है। पिछली आपदा का मलबा अभी तक नहीं हटा है, आप लगा लीजिए। और यात्रा चल रही है, लेकिन ऐसे ही बस राम भरोसे चल रही है। आप देख रहे हैं कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, ईश्वर न करे। मैं पहले ही प्रार्थना कर चुका हूं ऐसी दुर्घटना ना हो। और बड़े भाई अभी कह रहे थे ना कि आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए था। केदार घाटी की जब 2013 की आपदा आई थी ना, तब इन्हीं के मंत्री अजय भट्ट नरकंकाल लेके घूम रहे थे पूरे देश भर में। तो आपदा में अवसर कौन ढूंढता है, ये तो आपको भली भांति पता है। हम तो लोगों की सेवा करते हैं और ये आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये मंत्र भी इन्हीं का है, आपदा में अवसर ढूंढने का। हमारा ये मंत्र नहीं है, हमारा मंत्र जनसेवा का है। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मानसून सत्र में क्या कभी भी उत्तराखंड में कोई इस तरह की आपदा ना आए। सरकारों को तैयार रहना चाहिए। यही चाहेंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ है, सीनियर पत्रकार है। अरुण जी, मैं इसी मुद्दे पर आना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब भी मानसून से पहले तैयारियों की बात होती है, तो अगर आप मैदानी इलाकों की बात करें तो ठीक है, वहाँ पे नाले और गाद की सफाई, तालाबों की सफाई, सड़कों को लेकर सफाई, ये अलग बात है। लेकिन आप उत्तराखंड के लिए इस भाषा में बात नहीं कर सकते प्रशासन के साथ, क्योंकि वहाँ पर 40 से लेकर 60 डिग्री की ऐसी भयावह ढलान होती है कि अगर तेज़ बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा शहर साफ हो जाएगा। और वहाँ पे इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे बांध है और तालाब है, वहाँ से इतनी बड़ी कह सकते हैं गैलन में पानी छूटता है कि पूरा पूरा कटान बन जाता है, सड़कें सड़क गायब हो जाती हैं। और एक कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है अगर मामूली सी लापरवाही बरती जाए। तो मेरा यही सवाल है कि इतने वैज्ञानिक संशोधन हो चुके हैं, इतनी रिपोर्ट सबमिट हुई हैं, इकोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, भूकंपीय क्षेत्र को लेकर, अर्थक्वेक के जो एपिसेंटर्स हैं उनको लेकर, इनको लेकर क्या वैज्ञानिक पद्धतियों के तहत काम नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें केंद्र का भी सहयोग है। और मैं किसी सरकार की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, मैं यह बात करूंगा कि क्या इच्छा शक्ति नहीं है, बजट की कमी है, या कोई कारण और है? क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है, एक बड़ी आबादी अब बस चुकी है और वहां से अब लोगों को हटाना भी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी बड़ा एक सवाल बन गया है। अरुण जी। अभिषेक भाई, एक कृपा जरूर कर दिया कीजिए, जब डिबेट होती है तो आपकी, क्योंकि स्टूडियो में आप बैठे हुए, आपकी आवाज बिल्कुल सही आती है जी, लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट की आवाज आती है वो इको होती है जी। और मेरे ख्याल से शांति भाई और मथुरा जी भी इससे सहमत होंगे। मैं अपनी टीम से बोलूंगा अरुण जी की शिकायत पर तुरंत उस पर गौर किया जाए और उसे ठीक किया जाए। ये जो भी शायद प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन की, जरूर देखेंगे, थोड़ी समस्या हो रही है, उस पर गौर करेंगे। अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अभिषेक भाई, एक बिल्कुल स्पष्ट है बात कि जब आपदा आती है तो वो बता कर नहीं आती, अचानक सब कुछ घट जाता है। अब तो ये अच्छी बात है कि अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से या सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हमको बारिश का, तूफान का पहले से पता लग जाता है और हमारे मोबाइल में मौसम विभाग का अलर्ट आ जाता है कि किस किस तारीख को या कितने घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश होने वाली है, आंधी चलने वाली है, ओले पड़ने वाले। ये कम से कम बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और अक्सर यहां तो ये होता है कि अक्सर जिन जिलों में कई घंटे बारिश की दिन में संभावना रहती है, वहां आमतौर पे इंटर तक स्कूलों की छुट्टी भी कर दी जाती है।
केवल सावधानीवश, जी। जिससे किसी बच्चे के साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो सके। देखिए बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन आज भी जरूरत इस बात की है कि जो नदी नाले खाले चालों के किनारे लोग बस गए अवैध रूप से, जिसको जिसको प्रशासन की भाषा में अतिक्रमण कहा जाता है। और स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा पैसा और बजट आपदा के टाइम पर उन्हीं इलाकों में खर्च होता है, इसलिए कि ना तो उन्हें हटाया जाता है। अब मिली भगत से वहां राशन कार्ड भी बन गए, बिजली का कनेक्शन भी हो गया, पानी का कनेक्शन भी हो गया, आधार कार्ड भी बन गए, आयुष्मान कार्ड भी बन गए। तो आखिर कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संरक्षण जो दिया जाता है अवैध अतिक्रमण के पक्ष में, उसकी खिलाफत होनी चाहिए और उन लोगों को उन जगह से हटाया जाना चाहिए। उनको मैं बिल्कुल ये मानता हूं, मानवीय पहलू है कि उन्हें कहीं विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन कम से कम जो नदी नाले खाले चाल इनके किनारे जो अरुण जी मैं इस पे आना चाहूंगा कि क्या नगर निगम इस बात पे ध्यान देता है कि जो निर्माण किए जा रहे हैं किसी भी मकान के हो, उसमें उन मानकों का ध्यान दिया जा रहा है कि वो वहां के क्षेत्र के हिसाब से। एक और चीज, सड़क जो बनती है, आप अगर देखें बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, अगर वो दलदली मिट्टी होती है तो वहां पे सड़कों के किनारों की बोल्डिंग की जाती है बड़े बड़े टाइल से, ताकि मिट्टी का बिखराव ना हो, उन्हें बोल्ड किया जाता है ताकि मिट्टी फैले ना। और ये बहुत जरूरी, खासतौर से उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जहां पे हम देखते हैं 40 डिग्री 60 डिग्री वहां पे ऐसी ढलान होती है, भाई सड़कें बनती है तो उनकी बोल्डिंग क्या प्रॉपरली की जा रही है। और बोल्डिंग से भी काम नहीं होगा, पानी आ रहा है तो पानी की निकासी करनी होगी, और पानी कहीं जम गया तो पूरी मिट्टी को एक तरह से बहाते हुए ले जाएगा। क्या इन तमाम चीजों को वैज्ञानिक रूप से इंजीनियर्स पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए अभिषेक भाई, मैं वही बात कह रहा था आपको, वो इस अतिक्रमण का जो जीता जागता उदाहरण था पिछले साल धराली की घटना में। आपने देखा कैसे तिनकों की तरह मकान बह गए। दूसरी चीज जो आपने सवाल उठाया है, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह होना चाहिए, लेकिन कई जगह पर लापरवाही होती है। एक व्यवस्था और है कि निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी जांच की जाए। अब वो कितनी हो रही है या नहीं हो रही, ये प्रशासन को बताना चाहिए। और समय समय पर देखिए, हमारे यहाँ तो स्थिति है क्योंकि हमारे यहाँ आपदा ज्यादा आती है तो मॉक ड्रिल भी ज्यादा होती है, तैयारियों को परखा जाता है कि हम किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार है या नहीं है, या वो जो आपदा में तंत्र लगा है वो उतना सक्षम है या नहीं है, वो भी पता लग जाता है। कई बार टाइमिंग की लेट होती है। अभी हेली सेवा की बात हो रही है, इस तूफान में हेलीकॉप्टर कहां चलेगा साहब, और कहां लैंड होगा और कहां खड़ा होगा? ये मजाक है अभिषेक भाई, ये समझ लीजिए कि हम जब बारिश होती है या तूफान आता है या बादल होते, कोहरा छाया रहता है, कोई हेली सर्विसेज नहीं चलती। अगर आपको याद हो, जब यात्रा शुरू हुई तो शुरुआत के दिनों में बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, 4000 टिकट कैंसिल हुए हैं। जो हमारे यहाँ 8 हेली सर्विसेज है केदारनाथ वाली, केवल केदारनाथ वाली। तो खराब होगा तो किसी तरह से हवाई आपको राहत नहीं पहुंचाई जा सकती, वो सड़क से ही पहुंचेगी। और अगर सड़क ही टूट गई तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। उतने दिन तक एक तरफ सड़क टूटी है, और या फिर अगर आप मान लीजिए कि चलिए सड़क टूट भी जाती है तो उसके लिए पहले से कुछ तैयारियां, आवश्यक औषधियां, खान पान की चीजें वहां पहुंचा दी जाए, ताकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो, लोगों को वो सुचारू चीजें जो मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी, शांति जी, मथुरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में जुड़े। खैर समय अब इजाजत नहीं देता है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, और ये हम सभी चाहते हैं कि वहां पे कभी भी इस तरह की ऐसी अप्राकृतिक स्थिति ना बने जहां पर लोगों की जान माल को खतरा हो। लेकिन कह सकते हैं कि कुदरत से आप किसी हद तक लड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपके पास जितने संसाधन है उनका सदुपयोग हो, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे नाज़ टीवी। नमस्कार।